गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द अप्रोच आईएएस की इस ऑनलाइन हिस्ट्री ऑप्शनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल में बात किया था, अगर आप देखे होंगे आप लोग, और जैसे जो बच्चा ऑफलाइन का भी है ऑनलाइन किया होगा, तो हमने हैदर और टीपू के बारे में चर्चा किया था। तो हैदर और टीपू से आप जब देखोगे तो मैंने सवाल लिखाया भी था, जो टीपू से जो सवाल आए थे, जो प्रश्न आए, इधर मैंने लिखाया था उस दिन, है ना, कि एक मजबूत इरादों वाला एक शासक था। ठीक है, हमने बताया भी था आपको। हाँ बेटा, कि ठीक है बेटा, है ना, हाँ लगा, कि एक मजबूत इरादों वाला एक शासक था, एक महत्वाकांक्षी शासक, जो ऐसा प्रतीत होता है कि एक सैन्य तंत्र जो है, एक मजबूत सैन्य तंत्र और केंद्रीकृत शासन करना चाहता है। इवन पहले जो सवाल पूछा, जो मैं बता रहा हूं, जो आप यूपी पीसीएस में दोगे, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि जो बच्चे, नमिता गुड मॉर्निंग, वंदना गुड मॉर्निंग, तो मैंने पहले ही बताया, अगर आपको याद होगा, कि अलग से हिस्ट्री किसी चीज़ के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कि पीसीएस के लिए अलग, बिहार के लिए अलग। तो मैं बिहार का भी क्वेश्चन देखा और पीसीएस का भी देखा। यूपी पीसीएस का तो है ही, एक ही साथ रहता है वो दोनों, मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं। तो बिहार में पहले की अपेक्षा प्रश्न की प्रवृत्ति देखिएगा चेंज हो रहा है ना। और मैं एक और सूचना दे दूं, उम्मीद है कि 30 अप्रैल को भी बिहार की होने की संभावनाएं जो है बहुत कम है ना। क्यों मुझे नहीं पता, हाँ जो भी है, तो वो आगे बढ़ेगी चीज़ें। तो अब यहाँ पे जैसे एक है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखवाया आपको, कि स्टेटमेंट क्या था, अगर आपको याद होगा तो वो स्टेटमेंट अगर थोड़ा सा भी याद होगा, कि मैंने कहा था टीपू के बारे में कि टीपू सुल्तान के बारे में बोला कि हैदर का जन्म हुआ उसका साम्राज्य के निर्माण के लिए, टीपू का हुआ वो। तो मैंने सब चर्चा कर दिया सारा, इसमें दो राय नहीं। अब मैं इस पर केवल क्वेश्चन डिस्कस कर लूं जो आए हैं आईएएस में। हाँ बैठ जा बेटा। अब मैं केवल क्वेश्चन डिस्कस कर लूं जो इसमें आए हैं। चांदनी दुबे गुड मॉर्निंग। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, देखिएगा, पहले उन क्वेश्चनों को आप लिख लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन है, इन्वर्टेड का हमें लिखना, जो मैं बताया भी था। सही बच्चे गुड मॉर्निंग। लिखिएगा, हैदर अली एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुआ था या उत्पन्न हुआ था। हैदर अली, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में और बीपीएससी में बगल में लिख लेना, आईएएस में तो आएगा ही, दम वहां दम डायरेक्ट आ जाएगा। हैदर अली एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए उत्पन्न हुआ था, जबकि टीपू इसे खोने के लिए, इन्वर्टेड कमा बंद। क्या यह विचार तर्क संगत स्वीकार किया जा सकता है? क्या यह विचार तर्क संगत रूप से स्वीकार किया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह विचार तर्क संगत रूप से स्वीकार किया जा सकता है? क्या यह विचार, एक और क्वेश्चन लिखेगा, एक विद्वान है, स्वीकार किया जा सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये एक स्कॉलर है जिसने कहा, डीन हटन के ने कहा है, लिखेगा स्टेटमेंट क्या है, सैनिक आर्थिक और शांति स्थापना की दृष्टि से, सैनिक, आर्थिक और शांति स्थापना की दृष्टि से, मैसूर की विजयी, क्लाइव के समय के पश्चात
क्लाइव के समय के पश्चात अंग्रेजी शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विजयी थी। अंग्रेजी शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विजयी थी। क्लाइव के समय के पश्चात अंग्रेजी शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विजयी थी। एक और लिखेगा, हमने अपने मित्रों को बिना बहुत, इन्वर्ट का में लिखेगा, हमने अपने मित्रों को बिना बहुत अधिक शक्तिशाली बनाए हुए दुश्मन को बुरी तरह से दुर्बल कर दिया। शक्तिशाली बनाए हुए दुश्मन को बुरी तरह से दुर्बल कर दिया। एक क्वेश्चन तो मैंने लिखवा भी दिया, टीपू के बारे में याद होगा उस दिन, है ना। दुर्बल कर दिया या कमजोर कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में टिप्पणी करे। ये कार्नवालिस ने कहा था, अभी बता रहा हूं मैं, आप मतलब हमें समझा दूंगा सब। नहीं, ये उस समय कहा गया था कि जब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कार्नवालिस ने कहा था। एक क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, उसको लिख लीजिए। क्या कारण था कि अंग्रेज मैसूर को दक्षिण में अपने अधिकृत क्षेत्रों और व्यापारिक हितों के लिए एक खतरा मानते थे। क्या आपके विचार में टीपू सुल्तान द्वारा अपनाया गया रुख ही व्यापारिक हितों के लिए एक खतरा मानते थे? क्या आपके विचार में टीपू सुल्तान द्वारा अपनाया गया रुख ही उसके विनाश का कारण बना या उसके पतन का कारण बना? और एक क्वेश्चन है जो लिखने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है कि ये जो टीपू सुल्तान है, तो ये टीपू सुल्तान के साथ जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, अगर याद होगा आपको, तो कहा कि 90 से 92 में तो उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और क्या कार्नवालिस युद्ध को टाल सकता था। तो हम कह रहे कि कारण नहीं पूछेगा, लेकिन जिसे ना टाल सकता था या नहीं टाल सकता था, वहां से पूछ देगा। ठीक है, बीपीएससी अगर सवाल पूछेगा तो आप देखना, हैदर और टीपू का जो कैरेक्टर है वो टीपू सुल्तान का एक, अगर आप होलिस्टिक पढ़ लेना वो, और जो है तीसरा जो युद्ध है उसके बारे में आ सकता है, बाकी नहीं आ जाता। अब एक सवाल है, सबसे पहले मैं उन सवाल को लेता हूं जो सबसे आसान है, जो यूपीएससी में पूछा, लेकिन लिखना टफ होता है, कि क्या युद्ध को टाला जा सकता था? तो भाई उन परिस्थिति भी वही है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करो कि जब हुआ और क्या इसे टाला जा सकता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये 1790 में हुआ था, पता है, और 1787 की बात है, अभी फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी।
मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन का। मैं आपको बता चुका हूँ चारों युद्ध और टीपू और हैदर। अब मेरा इस टॉपिक में अंतिम पड़ाव है कि 1787 की बात है, किसने एक राजदूत भेजा फ्रांस प्लस तुर्की। किसने? टीपू ने। और ये राजनीतिक था। जैसे दूत जो होता है वो वाणिज्यिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी। तो ये जो दूत भेजा वो भेजा क्या? राजनीतिक। अब आपको याद होगा पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आया था कौन? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया और 1786 में भेजा गया था कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस जब इंडिया आया तो कॉर्नवालिस ने 1786 में तो बोला कि नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार जो प्रावधान हैं कि मैं भारत के राजनीतिक मामलों में, यहाँ के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से उसने देखा K2 मोटिवेशन, गुड मॉर्निंग बेटा, लेकिन जिस प्रकार से देखा कि ये फ्रांस और टर्की में भेज रहा है क्या चीज? राजनीतिक दूत, राजनीतिक प्रतिनिधि। हालांकि इसका स्वागत हुआ भव्य रूप से, लेकिन कोई भौतिक प्रकार से लाभ नहीं हुआ तत्कालिक दृष्टि से। दूसरी घटना घटी कि अब क्या करेगा ये ब्रिटिश कॉर्नवालिस? वो चाहेगा कि जिस प्रकार से वो बाह्य देशों से, बाह्य शक्तियों से संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है उसको नियंत्रित किया जाए। अब इसी समय एक घटना घटा, और वो घटना क्या है? ये घटना है, गुंटूर का नाम सुने होंगे, हम लोग कई बार बात की है ना। गुंटूर जिला है, याद होगा। तो इस गुंटूर जिला को लेकर, और ये गुंटूर जिला को लेकर निजाम और किसमें संधि होती है? ब्रिटिश में। गुंटूर है ना निजाम के पास, जो बोलता है वो दिया भी था बाद में। तो अगर याद होगा फर्स्ट सेकंड में ये बहुत बड़ा ये निजाम और उसमें संधि होती है। लेकिन उस संधि के दौरान इसे बुलाया नहीं जाता। किसे? टीपू को। भाई क्योंकि बॉर्डर है ना सारा, तो इससे भी दूसरा पॉइंट आप ये बता देना, ठीक। दो घटनाओं अगर पता है, घटनाएं एक सबसे अच्छी बात बता रहे, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो। इवन मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि केवल हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट में देखना कि सबसे अधिक नंबर आते हैं टिप्पणी में। हम लोग बड़े क्वेश्चन को देखते हैं, टारगेट करते हैं। हालांकि आजकल यूपीएससी बहुत अच्छी होगी कि इसमें सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आ रहे हैं। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, और ये सबसे आसान चीज होता है, मानते हैं कि नहीं? सबसे आसान क्या होता है कि आप चीजों को समझ जाओ, कहां से पूछेगा और कुछ भी लिख दो। अगर समझे हो तो क्वेश्चन के बारे में लिख ही सकते हो। अब तीसरी घटना सुनो। आपको मैंने बताया था कि तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू ने अटैक किया था। कहां पे? ट्रेवेनकोर पे, याद होगा, बताया था। और ट्रेवेनकोर किसका मित्र है? ब्रिटिश का मित्र है। यानी ट्रेवेनकोर ब्रिटिश का मित्र है। तो केवल यह कारण नहीं था, दरअसल क्या है कि ट्रेवेनकोर ने 2 बंदरगाह खरीदे थे। 2 बंदरगाह किससे? डचों से। और जब ये 2 बंदरगाह खरीदे तो टीपू ने कहा कि ये बंदरगाह तो मेरे एरिया में भी पड़ता है। यानी इन 2 बंदरगाहों को टीपू सामरिक दृष्टि से अपना मानता था और इसके लिए महत्वपूर्ण भी था। और दूसरा कारण था ट्रेवेनकोर पे अटैक करने का, कि ट्रेवेनकोर उन राजाओं को संरक्षण दिया जो टीपू को परेशान करता था। मालाबार का जो क्षेत्र है वहां पे टीपू की सीमाएं लगती थी और वहां से परेशान करता था इसको। आप देखना कि इसी वजह है कि जब ये 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि, कुछ सोचो तो क्या क्या मांगता है? डिंडीगुल, जहां पे 1755 में शास्त्रागार बना था फ्रांसीसियों के सहयोग से। 12 महल, जहां 92 में ही लाया गया था रैयतवारी सिस्टम,
और मालाबार, यानी सामरिक दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, पैसे की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी, उसने ले लिया श्रीरंगपट्टनम में। जब ये होने लगा इस टाइप से, भाई बंदरगाह जो है डचों ने बेचा और ये ले लिया, तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास काउंसिल कहते हैं जिसको, वहां पे एक लेटर लिखा और उस लेटर के माध्यम से कहा कि आप क्या करो, इन जो समस्याएं हैं इसको सॉर्ट आउट करो। लेकिन इस लेटर पे, उस पत्र पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था। आई बात समझ में? तो आप बताओ, अगर आपसे कोई पूछे क्या ये परिस्थिति क्या है, तो आपको कितने पॉइंट मिल गए? फेंकने वाला तो बात छोड़ दो कि क्या फेंकना है, ये मेन 4 हो गए। क्या इस युद्ध को टाला जा सकता था? अब बताना, ज्यादा नहीं लिखना है, कि जिन परिस्थितियों में एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जब मद्रास काउंसिल को बोला गया तो मद्रास काउंसिल ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मद्रास काउंसिल या कार्नवालिस हो, दोनों यह चाहता था किसी प्रकार से क्या करे, टीपू की शक्ति को नियंत्रित किया जाए। और जानते हो जब युद्ध हुआ तो टीपू जो है हार गया। दरअसल टीपू को फ्रांस का भी समर्थन नहीं मिला, क्योंकि आप जान ले हो, अगर फ्रांस की क्रांति नहीं हुई होती या स्थिति समान हुई होती तो निश्चित रूप से ब्रिटिश के अगेंस्ट फ्रांस आ जाता। अगर आप बहुत पढ़ोगे ध्यान से तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, उसको सहयोग नहीं मिला। कोई दिक्कत? समझ आ गया क्वेश्चन? कोई भी एक एक क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आप क्या है क्वेश्चन बताओ तो? कोई भी क्वेश्चन उठा लो। अब ये कह रहा है कि, अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि मैंने बताया कि जैसे सैनिक, आर्थिक, और एक शब्द क्या है बेटा, शांति स्थापना। शांति स्थापना की दृष्टि से जब भी क्वेश्चन लिखो ना, अब क्या बोल रहा है, क्लाइव के पश्चात कि सबसे बड़ी, क्लाइव के समय के, है ना, यही है ना। अब देखिए, अब ये किसके समय हुआ? हाँ, तो अब ये किसके बारे में है? ये है 1790। ये क्या किसके बारे में पूछ रहा है? ये कार्नवालिस, है ना। अब सुनो, हाँ, फिर से क्वेश्चन पढ़ो तो बेटा। रुक जाओ। ये मैसूर विजयी है, हाँ, तो कार्नवालिस भी है और विलेजली भी है। यानी आपको बताना है मैसूर विजयी, और ये किस विजयी है? क्लाइव। तो आप इसको आप बंगाल से जोड़ लो सीधे, क्योंकि ये जीतता है पलासी लेकिन संधि करता है बक्सर। कर किए, दोनों को पता है। अब देखो, क्योंकि सैनिक दिया है तो केवल पलासी से तो होगा नहीं, क्योंकि पलासी में तो सैन्य दृष्टि से बहुत मजबूत, क्योंकि षड्यंत्रों से जीता था। आर्थिक और शांति स्थापना, मतलब जिस प्रकार से क्लाइव ने पलासी और बक्सर में, और बक्सर के बाद जब इलाहाबाद की संधि की, तो आप देखिएगा उस संधि के माध्यम से क्या किया इसने उस संधि के माध्यम से एक तो आर्थिक संपन्न, भाई आर्थिक रूप से सबसे संपन्न प्रांत था, समझ रहे हैं, बड़े पैमाने पर भू राजस्व था, चाहे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और इसी संसाधन से क्लाइव ने पलासी के बाद बेदरा के युद्ध में डचों को और बांडीवास में फ्रांसीसियों को पराजित किया। और इसी संसाधन, बक्सर के संसाधन के बाद इसने दक्षिण विजय प्राप्त की।
समझ रहे हैं? क्योंकि यहां क्लाइव की विजयी का मतलब केवल पलासी नहीं है। आप करना क्या कि पलासी को लिखना, हमने क्या कहा, जब पलासी का आएगा तो सैन्य नहीं होगा, लेकिन हमने कहा कि इलाहाबाद बोल रहे हैं ना, इलाहाबाद, लेकिन आर्थिक भी पलासी के बाद था और वहां भी था। कहां पे? आर्थिक तो वहां भी था, पलासी में भी बेटा, और आर्थिक कहां था? इलाहाबाद की संधि बाद। ठीक, शांति स्थापना दिखाने के लिए है ना इलाहाबाद। इसने कहा कि देखो भाई, निजामत लाया और दीवानी, इसने अवध को क्या कर दिया, बफर स्टेट बना दिया ताकि बाह्य आक्रमण ना हो, और बाहर आक्रमण नहीं होगा तो बंगाल में एक प्रकार से शांति होगी। इनके लिए लोगों को बताया आप परेशान ना हो। लेकिन जब मैसूर को देखिएगा तो भाई दक्षिण में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रतिरोध करने वाली क्षेत्रीय शक्ति थी दक्कन में, सच बताए, अगर निरपेक्ष रूप से अगर इतिहास लिखिएगा, इतिहास को देखिएगा इतिहास के आईने में, तो 18वीं शताब्दी में मध्य 18वीं शताब्दी से लेकर और मध्य 19वीं शताब्दी तक, मध्य का मतलब है पंजाब तक, जब 1849 में पंजाब का विलय किया गया, तो तब तक देखिएगा कि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है जो प्रतिरोध किया। पंजाब ही मजबूत था, उधर मराठा ही मजबूत था, लेकिन जो सबसे अधिक प्रतिरोध किया, क्योंकि पंजाब ने तो अमृतसर की संधि 1809 में एक्सेप्ट कर लिया, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि भैया देखो हम नहीं बढ़ेंगे तो भी मत बढ़ना, पढ़ेंगे हम लोग। मराठा भी देखिएगा, मराठा तो खैर 1772 के बाद पढ़ेंगे, इसके बाद मराठा, हाँ नहीं 1772 जब मर जाता है ये माधवराव, है ना, हाँ सलवाई भी शांति स्थापित ये हुआ था, तो 1772 के बाद वो भी एक प्रकार से कमजोरी हुआ और इसके पीछे पीछे भागता है। बचा कौन? मैसूर, बंगाल। बंगाल को भी बहुत आसानी से ले लिया इसने, जितना बड़ा प्रांत था उतने सहजता से जीत भी हुई। कभी इतिहास में देखिएगा कि हमने अपना जो शुरुआत किया औपनिवेशिक साम्राज्य की ब्रिटिश ने, और हमने खोया अपने आप को, वो इतनी सहजता से, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा उसे। आप हारो, नो डाउट, नहीं आप आईएएस की तैयारी करने आए तो भैया हमने क्या है, प्री दिया, फेल हो गया, पास हो गया, अलग मैटर है, लेकिन आपने बहुत भाई जिस प्रकार से आप देते हो, संघर्ष करते हो, लड़ते हो, वो मेन है, समझ रहे हो ना। तो मैसूर सबसे अधिक प्रतिरोध करने वाली शक्ति थी, चाहे वो हैदर के समय या टीपू के समय। सवाल ये है, तो कह रहा है कि देखिए सैनिक दृष्टि से भी इस मैसूर के विजय ने लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा है उसको बताया। ये जो व्यापारिक और सामरिक रूप से जो महत्व है उसका परिणाम था मैसूर के विरुद्ध। ये कह रहा है आर्थिक दृष्टि से आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसने आधा प्रांत लिया और 12 महल का क्षेत्र ले लिया, इसने मालाबार का क्षेत्र ले लिया, इसने डिंडीगुल ले लिया, मतलब इतनी महत्वपूर्ण प्रांत, मतलब 3 करोड़ रुपए। वहां भी देखिए पलासी और बक्सर के कितने पैसे आ जाते हैं इसके पास। शांति स्थापना, अब मैसूर के शांति का मतलब समझ रहे हैं, वहां पे मेन पार्ट लेने के बाद वहां के जो शासक था, जो शासन है वो किसको दिया, उस शासन को किसको सौंपा गया, वो सौंपा गया पुराने वादियार वंश के ही कृष्ण राज्य को। छोटा बच्चा है वो, पुराने जो राजघराना था, जो पुराने जो था, उन्हीं को सौंपा गया। इसका मतलब क्या है, वो वैधता प्राप्त कर लिया। और डिवाइड एंड रूल, कभी ध्यान देना, अंग्रेज इतना दुष्ट था कि दुष्टता का हद नहीं है। पहले हिंदू राज्य था, अब इसने मुसलमान या हिंदू किसी को नियुक्त करे इसकी समस्या है, तो इसने नियुक्त किया हैदर को। तो वहां का हिंदू शासक नहीं, वहां के मंत्री ने नियुक्त किया था इसे। और ये हैदर
आगे बढ़ा, फिर आया टीपू, और टीपू के बाद तो अभी तक कुछ लोग, हैदर और टीपू के समय कुछ ऐसे लोग थे जो महाराजा के प्रति उनका एक श्रद्धा था, सम्मान था। तो वो बोलेंगे कि देखो ना, एक हिंदू, एक मुसलमान आ गया और इस प्रकार से किया। हालांकि बड़े पैमाने पे विरोध नहीं हुआ इसका, लेकिन अब दे दिया हिंदू को, तो जो मुस्लिम समुदाय जो इसके समर्थक होंगे वो कहीं ना कहीं उनके मन में घर करेगा। ये कई ऐसे जगह देखिएगा कैसे डिवाइड एंड रूल किया, ये तो शुरू से ही है उसका। तो आर्थिक दृष्टि से शांति स्थापना भी हो गया। भाई मैसूर के बाद बचा कौन दक्कन में? मराठा वगैरह देखो। तो 1798 की बात बता रहा हूं मैं। मराठा के पास जब महादजी सिंधिया मर गए, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, वही आसपास, और एक जो है और हैं दो उनके, वो है, जब दोनों मर जाते हैं तो काम खत्म, कोई बचता ही नहीं है। दूसरी बात, जब उधर देखिएगा तो 1802 में तो सहायक संधि स्वीकार। भाई निज़ाम 1898 में निज़ाम ने संधि, बलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर लिया, इसके पहले, और 2-3 साल बाद मराठा ने भी कर लिया। जब बचा केवल पंजाब, 1800 में पंजाब भी कर लिया। तो सबसे मेन था ये मैसूर। अब नेपोलियन से पत्राचार भी चल रहा था, तो भाई बाह्य आक्रमण से भी शांति हो गया इसको, और आंतरिक, ये शांति स्थापना बाह्य हो या आंतरिक, दोनों दृष्टि से, शांति स्थापना की दृष्टि से ये विजय महत्वपूर्ण था। आप इसको बाह्य भी लिख सकते हैं, बाह्य एवं आंतरिक। फ्रांस आक्रमण का भय नहीं रहा। क्यों? मतलब आंतरिक शक्ति के साथ मिलकर लड़ने का भय नहीं रहा। भय तो बाद में भी रहेगा, इसलिए उसने 1809 में अमृतसर की संधि की थी महाराजा रणजीत सिंह से। लेकिन कम से कम भारत की कोई शक्ति फ्रांस या रूस के साथ मिलकर ऐसा अब नहीं कर सकता था। सैनिक दृष्टि से बताने की जरूरत नहीं है। टीपू ने, एक तो नौसेना कमजोर था उसका, और एक उसने पैदल सेना पर ज्यादा बल दिया। आप याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूं आपको, एक इतिहास का विद्यार्थी हो और या आप एक विजेता हो, ये दोनों के लिए है। ये दोनों के लिए इसलिए बता रहा हूं मैं कि तकनीक जो होता है वो हमेशा आपके सफलता और असफलता का निर्णय करता है। ध्यान देना, आप मानते हैं कि नहीं? ये तकनीक हमेशा आपके विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा या पराजय का। अगर पानीपत का हम लोग पढ़ेंगे तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली अगर जीता तो उसका मेन वजह उसका है, उसका ऊंट पर घूमता हुआ वो तोप, और उसकी जो सेना है, जो तलवार है या सेना है, जो घुड़सवारी है, वो आपसे बेहतर था। आप तलवार का यूज कर रहे हो और वो बंदूक का यूज किया। कभी सोचो, आप क्या कर रहे हो? तलवार, और वो कर रहा है बंदूक। आपका तोप ऐसा है कि एक ही जगह रहेगा और वो घूम गया। ठीक उसी प्रकार जब हिंदुस्तान के अंदर तुर्क आया और तुर्क ने, उसके उच्च कोटि की अश्वरोही सेना थी, तीरंदाज था, घोड़े की नाल थी, रकाब था, और वहां भी आप जो है मात खा गए। और यहां भी यही होता है कि टीपू ने क्या किया कि पैदल सैनिक का प्रयोग ज्यादा किया, ना कि घुड़सवारों का। और नौसेना तो कमजोर थी ही टीपू की, हालांकि इस पे ध्यान देने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। तो सैनिक दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत तो पूछेगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या है सवाल। सवाल है कि मैंने शत्रुओं को अधिक मजबूत बनाए बिना क्या किया? अपने दोस्तों को बहुत मजबूत बनाए बिना शत्रुओं को दुर्बल कर दिया। यही है ना? अब किया कौन कह रहा है? ये कार्नवालिस। हाँ, इसका स्टेटमेंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद।
अब देखिए, मैं जितना भी स्टेटमेंट बन पड़ेगा आपको उससे बाहर स्टेटमेंट नहीं आएगा, उसी के इर्द गिर्द आएगा। बाहर का मतलब है कि उसी के इर्द गिर्द, कि भाई इतने सारे क्वेश्चन 1789 से, सॉरी ये 1989 ये 79 से जो सवाल पूछे वो सारा आपके पास, और फिर मैं नया दे दिया 2-4, तो फिर पूछे बनेगा क्या। मैं इतनी सारी बुकों से जो भी स्रोत है, जो भी स्टेटमेंट है, हिंदी इंग्लिश बुक, तो उसी में से आएगा एकदम मन। हाँ, तो एक खाका अगर बना लोगे ना, कि सोच लोगे पहले से कि क्या लिखे, और 2-4 प्रैक्टिस कर लो, बस इतना परेशान नहीं होना है। वहां तो लिख के आओगे थोड़ा सा भी, बस पास हो गए। ये कहा, इसका मित्र कौन है? निजाम और मराठा, जो मतलब तृतीय आंग्ल मैसूर से जुड़ा हुआ है, ठीक। और शत्रु कौन है? टीपू। हाँ, हैदर। टीपू तो प्रयास किया लेकिन हुआ कहाँ? क्या बोले? फिर से बोलो। तो मिला, वो प्रयास किया लेकिन हाँ, तो नहीं जा पाया, क्योंकि उसने बोला कि अगर आप जीत जाओगे तो आधा प्रांत दे देंगे। निजाम ये मराठों को ही बोला, और निजाम को ही प्रलोभन देता है। क्या मजबूत आदमी जिधर जाएगा उस, भाई दिमाग, जैसे आप बताओ, एक बात बताओ, जब जब पार्टी कोई तोड़ता है या जाता है, तो पार्टी के जो सीनियर लीडर जाते हैं जिधर, क्या होता है उधर ही जाता है सब, है ना। देखिए क्या है, अब आप बताओ, जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अब जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो निजाम को कृष्णा और पेन्नार का क्षेत्र मिला, मराठा का विस्तार हो गया तुंगभद्रा तक, इसकी सीमाएं मिल गई, और आधा भाग ले लिया कार्नवालिस यानी ब्रिटिश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल हुआ कि जब ब्रिटिश ने पराजित कर दिया कार्नवालिस ने टीपू को, तो कई लोगों ने आलोचना किया कि उसने मिलाया क्यों नहीं, उसने ब्रिटिश साम्राज्य में उस प्रांत का विलय क्यों नहीं किया। कोई बता सकता है? यही तो प्रश्न है। दरअसल क्या है कि अगर मिला देता तो इसने तो वादा किया था ना, वो नहीं, वादा जो किया है निभाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो वादा क्या किया है भैया, निजाम और मराठा को दूंगा। अब वादा किया जाता है तोड़ने के लिए, ऐसा वादा ही क्या जब टूटे ना, फिर ये वादा नहीं है। ध्यान देना, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। फिलहाल इस पर्यावरण में, इस वातावरण, तो इसकी सीता की प्रवृत्ति है ये यानी एकदम यूपीएससी में जो खोजता है एनालिसिस, क्यों क्या। अब देखो ध्यान से, अब यहां तो केवल थोड़ा सा भाग दिया गया, इसलिए उसने महत्वपूर्ण भागों पर अपने आप को नियंत्रित कर लिया। बारामहल, डिंडीगुल और ये क्या नाम है, मालाबार, और एक थोड़ा सा प्रांत को अब मेन अपने ले लिया, और बाकी में इन दोनों को दे दिया। अगर वो पूरा कैप्चर कर लेता तो ब्रिटिश को जितना फायदा होता, उससे ज्यादा फायदा तो इसके जो दोस्त है वो मजबूत हो जाते, और जो कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से ब्रिटिश के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे मान भाई, जब युद्ध शुरू हुआ, ध्यान देना, युद्ध के शुरू होने के पहले जैसे क्या था कि एक वादा किया गया था कि मैं अगर जीत जाऊंगा युद्ध के पहले, तो जीतने के पश्चात हम लोग आपस में बांटेंगे क्षेत्रों को।
निजाम में, मराठा में और ब्रिटिश में। अब युद्ध तो जीत गया। अब ये अगर टीपू के साम्राज्य को मिला लेता, इसका मतलब था, इसका तात्पर्य था कि उसी साम्राज्य से इन्हें भी मिलता बराबर भागों में। तो बराबर भागों में मिलने का मतलब था कि निजाम और मराठा जो इसका दोस्त था वो भी तो मजबूत हो जाता। समझ रहे बात को? हिस्सेदारी बढ़ जाती, मजबूत हो जाता वो। तो अब कार्नवालिस ने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम की संधि में जो 1792 में हुआ, उसने जो महत्वपूर्ण भाग है उसको अपने कब्जे में ले लिया और आधा आधा ही भाग पे उसने नियंत्रण किया, आधा भाग टीपू को छोड़ दिया। इसका मतलब था कि उस आधा भाग में से भी मेन चीज अपने ले लिया और बाकी निजाम और मराठा दे दिया। तो मराठा निजाम भी खुश, दोस्त भी खुश। तो शत्रु को इसने दुर्बल कर दिया और दोस्त को ही बहुत मजबूत नहीं होने दिया। समझ आया फारूक जी? आया नहीं आया? आ गया? बोलो भाई। इसने शत्रु को मजबूत नहीं होने दिया, दोस्त को। कैसे? क्योंकि अगर पूरा साम्राज्य ले लेता, सपोज कर लो ये पूरा साम्राज्य टीपू अगर ले लेता तो उसी में से तो बांटना पड़ता है ना। और इसने ऐसा नहीं किया, इसने केवल आधा प्रांत दिया और आधा में से भी मेन जो समृद्ध प्रांत खुद रख लिया। इसका मतलब है कि इसके और इसके हिस्से में थोड़े से प्रांत गए। दीपकानंद गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़े से भाग गए। ठीक है? नहीं, जो प्रांत दिया गया ऐसा नहीं कि फायदा, तो भद्रा का क्षेत्र था। हाँ, इनके अपेक्षा उतना नहीं था जब आप ब्रिटिश से तुलना करोगे। लेकिन हाँ, तुंगभद्रा और कृष्णा और पेन्नार का जो क्षेत्र था, इसका मतलब वो फर्टाइल लैंड है। थोड़े से क्षेत्र दिए ना, 50 छोड़ दिया, बाद में लेंगे। और जब चौथा युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, जब चौथे युद्ध हुआ तो उसमें फिर से मराठा और निजाम ने सहयोग किया। मतलब वादा किया कि मैं सहयोग करूंगा, बहुत ज़्यादा सहयोग करने की आवश्यकता नहीं थी 1799 में। और उसमें भी मेन भाग खुद ले लिया। तो ब्रिटिश ने और विलेज कार्नवालिस ने, विशेषकर कार्नवालिस ने इस युद्ध के माध्यम से जिस प्रकार की कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया, वो तत्कालिक दृष्टि से भले ही आलोचना का पात्र बना। कई लोगों ने, कई उसके अधिकारी ने, कई इतिहासकार जो वहाँ के थे, उन्होंने आलोचना किया कि कार्नवालिस ने क्या किया, वो पूरा मिला लेता। ठीक उसी प्रकार अब इस सवाल को जोड़ के कहाँ से आएगा, आप ध्यान देना। ये है, आपको खुद से बस ये डेवलप कर लो, खुद से जोड़ तोड़। आपको मैं इलाहाबाद की संधि पढ़ाया, और ये क्या है, ये श्री रंग है। अब आप बताओ, यहां भी चाहता तो बंगाल को डायरेक्ट मिला सकता था, लेकिन नहीं मिलाया। और यहां कई लोगों ने आलोचना भी किया, लेकिन कितना सही काम किया था। ठीक यहां भी यही हुआ। मैसूर को पूर्ण रूप से मिला सकता था, लेकिन इसने नहीं मिलाया, क्योंकि पूर्ण रूप से यानी 100% मिलाता तो मान लिया जाए 30% मराठा, 30% ब्रिटिश, सॉरी ये क्या नाम है, निजाम, और 40% भी अगर ब्रिटिश को मिलता। नहीं, कौन? हाँ, तो मान लिया जाए इसको 20% भी दिया दोनों को, ठीक, 20 दूनी 40, चले 80, और वहां राजा को 20%, तब भी तो ये एक्स्ट्रा मिल गया और ये मजबूत हो जाएगा। तो इसी पर क्वेश्चन था, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई प्रश्न बचा? कोई नहीं बचा ना? कौन सा सवाल है, कौन सा प्रश्न है?
अब इन्होंने सवाल किया, लास्ट सवाल है जो मैंने लिखवाया हूं अभी, कि क्या कारण है कि ब्रिटिश दक्कन में, दक्षिण का जो पार्ट है वहां पे एक खतरा मानता था व्यापारिक और सैनिक दृष्टि से, यही है ना। अब देखो क्या है, या राजनीतिक है, क्या शब्द है, अब देखिए व्यापारिक दृष्टि से खतरा मानता था, व्यापारिक खतरा कौन मानता था, ब्रिटिश। किसको मानता था, टीपू को। मतलब टीपू खतरा था दक्कन में, दक्षिण में। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, यह दिमाग में बनाइएगा, उसको कहते हैं प्रश्न को तोड़ना, नहीं समझे, दिमाग में एकदम प्रश्न को तोड़ लेना कि भैया शब्द को पकड़ना, कह रहा है व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि शब्द पकड़ने का मतलब यह है कि मान लिया जाए आपने बताया कि आपने उन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। शब्द क्या कह रहा है कि व्यापारिक दृष्टि से खतरा, पढ़ो फिर से क्या लिख रहा है शब्द, व्यापारिक और अब देखो क्या है, शब्द घुमा दिए, ये शब्द दो है, अधिकृत क्षेत्र, नहीं पहले पूरा बोल रहा है, 90 के बाद का, 90 से थर्ड भी आ जाएगा, फोर्थ भी आ जाएगा, ठीक है। अधिकृत क्षेत्र यानी राजनीतिक हो जाएगा, और ये है व्यापारिक यानी आर्थिक। अब मैं बोला कि इसको दिमाग में फ्रेमिंग करने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से करेंगे तो आपका सेंट्रलाइज्ड कहां होगा, उत्तर, नहीं तो आप पता है क्या करोगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि दक्षिण में टीपू या मैसूर खतरा कैसे था। तो खतरा कैसे था, तो आप कहीं ऐसा ना करें कि आप कहीं दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, आप दूसरे लाइन से भटक जाए और मूल बिंदु को ना लिखें। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा हो तो आपका काम जो है इस प्रकार से, भाई व्यापारिक और राजनीतिक। राजनीतिक रूप से कैसे, मद्रास पे इसका नियंत्रण था, ब्रिटिश का था, मानते हो कि नहीं। दक्षिण में इसका ट्रेवेनकोर मित्र था, और इन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रतिद्वंदी था, फ्रांस 1760 में हार गया था, दुर्बल हो गया, लेकिन आज भी यूरोप की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, और भारत में आज भी उसकी व्यापारिक गतिविधियां हैं, और आज भी अगर उसे भय है तो फ्रांस है। ठीक उसी प्रकार जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लोगे, जब पढ़े होगे 1919 में जब वर्साई की संधि हुई, जो बच्चे नए हैं नहीं जानते, मैं बता रहा हूं आपको भी आप लोगों को, कि जो वर्साई की संधि हुई थी, फ्रांसीसी ने अपमानित किया था जर्मनी को, तो जर्मनी को कितना भी दुर्बल कर दिया, लेकिन फ्रांसीसी डरे हुए थे, वो इतने डरे हुए थे कि दोनों की सीमा एक है, और जब इनकी खिड़कियां हवाओं से खुल जाती बॉर्डर की, तो फ्रांसीसी जो माताएं और दादी हुआ करती थी, कहती थी कि उसको बंद कर दो, जर्मनी वाले आ जाएंगे। जैसे शोले में गब्बर कहता है, सो जा बच्चे, भाई नहीं, यहां मतलब माँ अपने बच्चों को लोरिया सुनाती, मतलब बताती है, डराती है, बच्चे चुप हो जाते हैं, मतलब वो अबोध बालक भी चुप हो जाता है कि सो जाए तो गब्बर आ जाएगा। आप भी भैया सावधान हो जाए, यूपीएससी आ जाएगा। वो भी रात में सोने नहीं देता है अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो, और यही मजा है। जैसे प्यार में आपको नींद नहीं आती है, उसका अपना मजा है। ये तो बेटा निपट गया, अपना सोचो, समझ रहा बेटा। यहां भी देखो, यहां भी बहुत तार्किक चीज है कि
क्या बोले? मुझे याद है हिंडरबर्ग करके, मैग्नॉट, मुझे याद नहीं आ रहा, मैग्नॉट करके होगा कोई। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना कौन सा इसमें प्रतिष्ठा, दिमाग में नहीं है। तो यहां भी देखना, यहां भी वही हाल है कि ये जो ट्रैवेनकोर है वो मित्र है, टीपू बार बार उस पर अटैक भी किया 90 में, उसको बाह्य दृष्टि से भी खतरा है फ्रांसीसियों से। तो अगर मैसूर मजबूत रहता है तो इसका मतलब है कि वो उसे जो अपने क्षेत्र है जो जीता हुआ है उससे भी खतरा है दक्षिण में टीपू से खोने का, क्योंकि हैदर ने बहुत सारे क्षेत्रों पे अधिकार भी किए थे, तो उन क्षेत्रों को खोने का खतरा है। अरे हैदर ने मद्रास को जीता भी था, फिर लौटा दिया। और व्यापारिक दृष्टि से इसलिए कि आप देखना कि दक्षिण में जो व्यापार है, चंदन वगैरह है, सुपारी है, और कई ऐसे चीजें हैं जिसपे राज्य का एक अधिकार है। टीपू सुल्तान ने बड़े पैमाने पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दक्षिण भारत में अगर चुनौती देखो, निजाम व्यापारिक गतिविधियों में नहीं था, मराठा को व्यापार से मतलब नहीं था, युद्ध से मतलब था और पैसे से, दोनों लालची थे, एक क्षेत्र के तो एक पैसे के। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये व्यापार में रुचि लेता है, व्यापारी बोर्ड बनाता है, ये दूत भेजता है, समझो। तो यहां पे आप जब देखोगे टीपू सुल्तान को, तो टीपू सुल्तान के वजह से, टीपू सुल्तान के मजबूत होने से उसके जो व्यापारिक है, जो आर्थिक हित है, वो टकरा रहे थे, समझ रहे हैं। वो हो सकता है कि फ्रांसीसी और दूसरी शक्तियों से और व्यापार करता, व्यापार में वृद्धि होता, साम्राज्य का विस्तार करता, तो स्वाभाविक व्यापारिक हित टकराता है इसका। तो इन दृष्टियों से, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, बोला कि हाँ निश्चित रूप से कि जो क्षेत्र अधिपत्य था उसको, उसके भी खतरा था और व्यापारिक हित भी टकरा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जो परिस्थितियां थी, चाहे वो कार्नवालिस जब आया इंडिया के अंदर, और जिस प्रकार से टीपू बाह्य देशों से संपर्क साध रहा है, संबंध बना रहा है राजनीतिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से, वो किसी भी साम्राज्यवादी देश के लिए उचित नहीं था। जहां तक लॉर्ड विलेजली के समय की बात है, 1799 के चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध का, या विलेजली के मैसूर के साथ संघर्ष का, तो विलेजली एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था और फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, और वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दृष्टि से फ्रांस को, वो ये क्या नाम है, टीपू को इतना मजबूत नहीं देखना चाहता था कि फ्रांस अटैक कर दे। यानी फ्रांस के खतरे से बचने के लिए भी टीपू को समाप्त करना जरूरी था। तो वो उस दृष्टि से देखता था विलेजली, समझ रहे हैं। और यही वजह है कि देखिएगा, मतलब दक्षिण में ही एक निजाम है जो एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि और जो राज्य है, दक्षिण की क्षेत्रीय शक्तियां, वही बोलेगी यार लगता है मैं भी गलत कर लिया, टीपू तो कर नहीं रहा है, वो तो कर नहीं रहा है। तो फिल्मों में देखते हैं ना, गुंडा क्या करता है, जो विलेन होता है, कोई भी थोड़ा सा आवाज उठाता है उसको मार देता है, कत्लेआम करता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी भी आवाज उठाएगा ना, तो एक आदमी का आवाज नहीं होता है, वो रूसो की जनरल विल की भांति है। जैसे राम मोहन राय का आवाज अकेले का आवाज नहीं था सती के विरुद्ध, और भी लोग चाहते थे कि समाप्त हो जाए, लेकिन किसी ने साहस नहीं किया। लेकिन साहस तो एक आदमी करेगा प्रारंभ में। जैसे बुद्ध के समय और भी लोग थे, लेकिन उस हिंसा का विरोध करने वाला सबसे पहले महावीर और बुद्ध ही आए। तो वो केवल उनके विचार नहीं थे, वो विचार सबके थे, सबकी सोच थी। लेकिन हमेशा एक आदमी आता है। तो ऐसे लिखो ना, अधिकृत क्षेत्र कैसे, उसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। फिर व्यापारिक दृष्टि से कैसे खतरा था, तो भाई इसमें इसको जोड़ना, इस है ना। लेकिन इससे जोड़ना हल्का सा, कौन?
तो टीपू चाहता था पाना, ये अंग्रेज बोल रहा है, अंग्रेज, क्वेश्चन अंग्रेज की दृष्टि से है, आप उसको भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज टीपू को खतरा मानता था। टीपू सुल्तान, अब ये तो मैं एक पॉइंट एक पार्ट है, ये ब्रिटिश के दृष्टि से है, दूसरा पार्ट आपको टीपू की बताइएगा, टीपू का रुख। तो टीपू का रुख में क्या है, टीपू का बहुत सारा रुख है, जिस प्रकार से नौसैनिक बोर्ड को संगठित कर रहा था, जिस प्रकार से व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर रहा था, जिस प्रकार से वाणिज्यिक और राजनीतिक दूत भेज रहा था, जिस प्रकार से उसने ट्रेवेनकोर पर अटैक किया, जिस प्रकार से डच जब 2 बंदरगाह इसके दिए तो उसको पाने का प्रयास कर रहा था। 1-2 पॉइंट नहीं है, 5-6 पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट को कॉमा देकर लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा नहीं तो। देखिए यूपीएससी क्या है, मैं बार बता रहा हूं, आपको तोड़ कर प्रश्न लिखना है, क्योंकि मान लिया जाए ये 10 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर मिलेगा इस भाग पर, अधिकृत क्षेत्र और व्यापारिक खतरा, तो 5 नंबर मिलेगा दूसरे भाग पर। अगर आपने केवल 1 लिखा तो आपको मिलेगा 20% 30% नंबर, जो आजकल बच्चे करके आते हैं हर सब्जेक्ट में, और कहते हैं कि सर हमको हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो रहा है, सर हम हिस्ट्री में फेल हो रहे हैं, सर हम ज्योग्राफी में फेल हो रहे हैं। इसका वजह यही है कि आप क्वेश्चन को तोड़ कर नहीं लिखते हो। चलिए, जैसे टीपू के द्वारा जो रुख अपनाया गया था दक्षिण भारत में, वह भी इसके पराजय मतलब विनाश का कारण था। तो टीपू ने क्या रुख अपनाया, वहां पे आप पहले बताइएगा। निश्चित रूप से टीपू ने कुछ ऐसे, टीपू की जो गतिविधियां हैं वो उत्तरदायी है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लॉर्ड विलेजली, चाहे वो कार्नवालिस हो या विलेजली, वो युद्ध का बहाना ढूंढ रहा था। हाँ, ये सही है कि टीपू सुल्तान 1787 से लेकर बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद भी बड़े पैमाने पर क्या किया, उसने दूत भेजा, चाहे वो मॉरिशस की बात है, चाहे वो काबुल की बात है, तुर्की की बात है, सीरिया की बात है, अरब की बात है, फ्रांस की बात है। नेपोलियन के क्रांतिकारी सरकार को समर्थन दिया। यही नहीं, जिस प्रकार से जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वो प्रमाणित करता है कि फ्रांस से इसकी जो प्रगाढ़ता है वो बहुत अत्यधिक है। और किसी भी साम्राज्यवादी देश एक दूसरे साम्राज्यवादी देश के साथ किसी क्षेत्रीय शक्ति को इस प्रकार से प्रगाढ़ होते हुए नहीं देख सकता। क्या ब्रिटिश एक साम्राज्यवादी देश है? क्या वो चाहता कि टीपू सुल्तान विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाए, वहां की सरकार को समर्थन दे? आपको नहीं पता, दक्षिण भारत में टीपू ने कई चीजों पे व्यापारिक नियंत्रण कर लिया था, यह भी एक समस्या थी। टीपू के पास दक्कन में जो क्षेत्र थे वो बहुत ज्यादा उर्वर था, नौसैनिक को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था, वाणिज्यिक बोर्ड बना रहा था। तो इन परिस्थितियों में क्या था कि टीपू का रुख था। लेकिन बताइएगा कि केवल टीपू का रुख, अब यहां भी एक है कि आप जितने डायमेंशन से प्रश्नों को लिख सकते हो आप लिख लो। देखो मस्त, मैंने पहले ही दिन बताया कि आप खुलकर लिखो, और एक दिन में नहीं लिखाएगा ये, रोज लिखना पड़ेगा, रोज लिखो फेंको, लिखो फेंको, लिखो फेंको। अब बताओ कि केवल टीपू के रुख को इसके लिए उसके पतन का उत्तरदायी कारण नहीं हो। एक पैराग्राफ में 3 लाइन लिखना, बस बताना कि जिस प्रकार से कार्नवालिस ने गुंटूर के मामले में टीपू को आमंत्रित नहीं किया, या जब 2 बंदरगाह डचों को त्रावणकोर द्वारा बेचा गया, या शत्रु राजाओं को त्रावणकोर द्वारा संरक्षण दिया गया,
और सहायता मध्यस्थता मांगने पर भी मद्रास काउंसिल द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो बता रहा है कि जो है ब्रिटिश सरकार जो है क्या चाहती है, युद्ध का बहाना ढूंढ रही है। जिस प्रकार से सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया गया टीपू सुल्तान को, और नहीं स्वीकार करने पर 1798 में लाया था वेलेस्ली ने सहायक संधि, नहीं स्वीकार करने पर इस पे आरोप लगाया गया कि आपने क्या विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर हमें भारत से निकालना चाहते हैं, आप सब मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। दरअसल ये टीपू पे आरोप नहीं था। हाँ, ये ठीक है, टीपू अपने पराजय का बदला लेना चाहता था दूसरे शासकों की भांति, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लॉर्ड वेलेस्ली फ्रांस में नेपोलियन के उदय से भयक्रांत है। रूस के साथ गठबंधन कर भारत पे आक्रमण का भय है उसे, और एक क्षेत्रीय शक्ति जो उसका मित्र है, इन परिस्थितियों में वो उसकी शक्ति को नष्ट करना चाहता है, और यही हुआ भी। जैसे ही मरता है 1798 में क्या होता है, 99 में मैसूर सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। तो आपको दूसरे पहलू का भी दूसरा पहलू लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कितना खुला हुआ है, कहां तक जा रहा है। अब समझ में आ गई। केवल ये नहीं लिखना कि हैदर वो टीपू का रुख उत्तरदायी था, उतना लिखे गए तब भी नंबर आएगा, लेकिन जब उसके आगे लिख दोगे तो 1-1.5 नंबर तो वो खुश होकर दे। और मैंने पहले ही दिन बताया आपको, एक दिन और बताया, फिर बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, आपको नंबर खुश होकर दे, मतलब छीन लीजिए। आप इतना अच्छा लिखिए ना कि वो मतलब चाहे कि एक काश और दे देते। जैसे कई क्वेश्चन इतने कोई अच्छा लिखता है, हालांकि बहुत कम ही होते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, तो इसमें संभावना ऐसा बहुत कम होती है कि आप बहुत अच्छा लिख दीजिए। यूपीएससी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लिख दो वहाँ और कोई देखे बोले कि वाह इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोचना होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी अगर ऐसा हो कि उस लेवल में आके भी आप अगर वैसा लिखते हो कि क्या बात है, क्या लिखा है, कुछ करे इसके लिए, क्या करे, तो नंबर ले लो। और जब ये परिस्थिति आती है ना तो बहुत मजा आता है। जैसे आपको, अब तो फरवरी बीत गया, आज लास्ट है शायद, है ना। जब कोई आपको देखे, आप किसी को देखे, है ना, युवा है, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, या कोई दोस्त हो, बोले नहीं यस जिसकी तलाश थी बस यही है, नहीं होता है कई बार, मतलब आगे पीछे फिर सोचने की जरूरत ही नहीं, बस मुझे जो चाहिए बस ये, तो उसको भी लगे कि नहीं जितना मैं क्वेश्चन चेक किया हूं, कॉपी चेक, उसमें यही हो। ठीक है, तो इतना करवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं, लिख लीजिएगा इसको, प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए एक नया टॉपिक है, मराठा। क्या नाम है, और इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए मैं शिवाजी को तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री में है वो, हम लोग बस थोड़ा सा देखेंगे। 1680 के बाद हमें पढ़ना है 1707 के बाद, हम लोग 1680 से देखेंगे आंग्ल मराठा में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 1680 में, ठीक है, देखिएगा। मराठा, शिवाजी, मुझे इन पे जाना ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करना, मेडाइवल हिस्ट्री का। तो जब 1680 में मृत्यु होती है तो एक इनका लड़का है, बहुत बड़ा नाम है, क्या नाम है, संभाजी। अब उनके बारे में मुझे चर्चा नहीं करना है, मेडाइवल हिस्ट्री का विषय है।
संभाजी और एक है राजा राम। अब लेकिन चर्चा करना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा आगे कैसे। अब इनका भी, इनकी पत्नी होगी, बेटा होगा, पत्नी और पुत्र। पुत्र का नाम है साहू। तो जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी, ध्यान दीजिएगा, तो ये जेल में था, कारागृह में। बहुत विद्वान था, इसने युद्ध भी बहुत बड़े पैमाने पे किए अपने जीवन में। चाहे वो साहित्य की रचना की बात हो, बहुत अल्प आयु में इसने कई पुस्तकों को अध्ययन किया और लिख दिया। संभाजी बहुत योग्य व्यक्ति था, बहुत महान व्यक्ति था छत्रपति संभाजी। आज भी महाराष्ट्र की गलियों में अगर शिवाजी की, भाई शिवाजी पहला व्यक्ति थे तो उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और सब कुछ है, लेकिन आज भी अगर शिवाजी के बाद सबसे अधिक किसी पे गुनगुनाया जाता है, किसी के गीतों पर किसी को याद किया जाता है, तो वो सबसे अधिक है, उसका नाम है संभाजी। लेकिन जब मरे तो कैद में थे, कुछ मंत्रियों की सहायता से ये बाहर आए और उत्तर भारत से एक व्यक्ति को इन्होंने आमंत्रित किया जिसका नाम था क्या, पंडित गंगाधर भट्ट। तो पुरोहित थे, जिसने पूजा भी किया था, संस्कार किया था शिवाजी का, जो राजारोहण हुआ था। इसने उत्तर भारतीय ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण को बुलाने के बाद, आमंत्रित करने के बाद, उसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और सलाहकार बनाया। क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र से वो जो है, इतना ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्र था कि वो नहीं चाहता था कि मैं किसी अपने लोग पर विश्वास करूं अनावश्यक रूप से। जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हो तो अब देखना, बिजनेस से हो या राजनीतिक, तो आप चाहते हो कि अपने लोग से डर लगता है, खास तौर से जब एक बार ऐसा हो चुका है तो। लेकिन इससे गलती होता है। मराठों की एक प्रवृत्ति है, सुनना ध्यान से, मराठों की एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है कि मराठा अक्सर दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। लिखना मत, लेकिन लिखना मत। और जब जब आप दूसरों के काम में टांग अड़ाओगे, हस्तक्षेप करोगे अनावश्यक, बताएंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में भी जहां ये नष्ट हो गए, वहां भी ये जाके टांग अड़ाने जाते हैं, और यहां भी यही हुआ। औरंगजेब का एक विद्रोही बेटा है अकबर सेकंड, उसको शरण देता है। जब औरंगजेब की नीतियों से उसके पुत्र और पुत्रियां भी अप्रसन्न हैं, तो दोनों भाई बहन लेटरबाजी हो रहा है कि बाप मेरा अच्छा नहीं है, ये इनकी ये नीति अच्छी नहीं है। अब बेटी को तो भैया कितना भी हो जाए तो हरम में सम्मान दिया जाता है। औरंगजेब धार्मिक व्यक्ति था, वो जो है कुछ किया नहीं बहन को, बेटी को। अब बचा उसका बेटा, अभी लेटर पकड़ा गया, गुप्तचर के हाथों में लेटर पकड़ाया, गुप्तचर ने दे दिया औरंगजेब को। अब पुत्र को पता चल गया कि भैया अब तो मैं गया, तो भागता हुआ आया, और आया किसके पास, संभाजी के पास, कि कोई इसे कोई संरक्षण दे सकता है तो व्यक्ति है संभाजी। ये संभाजी के पास आया, लेकिन कभी भी भागे हुए चोर को छिपाने की कोशिश मत करना, किसी दूसरे का काम है। मुगल सेना आया और इसको भी मार दिया, और उत्तर भारत से जिस ब्राह्मण को आमंत्रित किया था उसे ही मार दिया। और इस प्रकार से इसकी पत्नी और इसके बच्चे को मुगल नियंत्रण में ले जाया गया। अब 1700 में इनका छोटा भाई, नाम है राजा राम, बनता है क्या, सॉरी 1689 में,
1700 तक, जिसे मराठों का स्वतंत्रता काल कहा जाता है, यह वह काल है जब मराठा मुगलों के विरुद्ध एक संघर्ष कर रहा है, लेकिन 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका बच्चा तो कहां है भैया? मुगल, मुगल के पास है शाहू। अब बचेगा ये। अब इसका एक बेटा है, छोटा सा है बहुत, लेकिन एक शिवाजी। सेकेंड, और इनकी एक पत्नी भी है, पत्नी भी बहुत सारा है। मैंने कहा एक पत्नी, पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई। तो जब भी पुत्र छोटा हो और राजा बनता है, छत्रपति, तो माताएं क्या करती है? संरक्षण बन जाती है, संरक्षक। तो माता बन गई संरक्षक और पुत्र बन गया छत्रपति शिवाजी सेकेंड। कोई दिक्कत? तो हमारा जो इतिहास है, ये बात है 1700 से राजा राम के बाद 1707 तक हमें पढ़ना है। 1707। पंकज नागर, गुड मॉर्निंग बेटा। राजा राम छोटा, राजा राम का बेटा छोटा है शिवाजी सेकेंड, मां बड़ी है, मां बन गई संरक्षक। ठीक उसी प्रकार से जब दिलीप सिंह छोटे थे, रानी जिंदन उसकी माता बन गई संरक्षक पंजाब में। अब आया 1707, साहब वहीं पे है, बड़ा हो रहा है वो। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20। तो मैं भी तो यही बता रहा हूं कि साहू कहां है अभी? मुगल नियंत्रण में, मुगल किले में कैद। अब आई बात 1707 की, काई बात सुनना ध्यान से। अभी कौन है? एक तरफ शिवाजी सेकेंड और माता का नाम ताराबाई। अब मुगल में एक राजा, एक शासक आया, सम्राट, इसका नाम था, क्या नाम था? बहादुर शाह फर्स्ट, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और बहादुर शाह फर्स्ट का बहुत अच्छा वजीर था जुल्फिकार अली खां, जिसके बड़े बड़े जुल्फ थे, नाम भी बड़ा चुन के रखा, जुल्फिकार। अच्छा, उर्दू इतनी मतलब इतना अच्छा जुबान है, अच्छी शब्द नहीं उर्दू है। अरे वो हम ऐसे बता रहे हैं अच्छा, हम लोग जुल्फी क्या बोलते हैं तो जुल्फिकार अली खां के कहने पर साहू को छोड़ दिया गया। अब आप बोलोगे सर ये बहादुर शाह फर्स्ट, जो बहादुर शाह फर्स्ट जो मुगल बादशाह था, उसने साहू को छोड़ दिया, किसके कहने पर? जुल्फिकार के कहने पे। ऐसा क्यों छोड़ा गया कि ये अगर छोड़ दिया जाए तो ये आएगा और ताराबाई और इसमें संघर्ष होगा, मराठा कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए मराठों के छत्रपति के रूप में न तो शिवाजी द्वितीय को मान्यता दिया गया था और न ही साहू को छोड़ने के पश्चात भी कोई मान्यता दिया गया। वो बाद में मिलेगा 1719 में, जब एक संधि होती है बालाजी विश्वनाथ और अली बंधु के साथ। अभी युद्ध होगा। अब आप बताओ, जब ये आएगा, जब ये साहू आएगा कहां पे? सतारा। तो मेरा एक प्रश्न है कि जब वो सतारा आएगा तो ऐसा तो नहीं चाची इसकी है ये बोले कि बेटा आ गया मेरा भतीजा, कैसे हो, हाय मेरा लाल, मेरे लल्ला, उसे स्पर्श करेगी, चूमेगी माता की तरह। माता जेल में है अभी भी, साहू का माता अभी भी जेल में है, उसे मुक्त नहीं किया गया। और इसका भाई है शिवाजी, बोले भैया आ गए हमारे,
आप राजपद लो भरत की तरह, ऐसा करेगा? अब ताराबाई के पास बहुत सारे लोग हैं, जिसका नाम है, एक है धन्ना राव, ठीक है, जाधव। अब इसकी ओर से एक व्यक्ति है साहू की ओर से, जिसका नाम आपने सुना होगा, और उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। सुनना, कई जगह धन्ना जी मिल जाएगा, इसका है धन्ना जी। अब धन्ना जी को क्या किया, बालाजी विश्वनाथ ने अपनी ओर मिला लिया और भी लोगों को। ये बताता है कि बालाजी विश्वनाथ कितना कूटनीतिज्ञ है, नहीं समझे? यानी बालाजी विश्वनाथ कूटनीतिज्ञ आदमी था। समझा रहा बेटा? देखो, आप मराठा नहीं, एक एक टॉपिक को कहानी की तरह समझो, और कुछ नाम मुझे बताओ, उसको दिमाग में रखो। जब आप आंसर लिखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को बता तो सकते हो कि जब वो आया मुक्त होकर, तो बालाजी विश्वनाथ ने सेना को संगठित किया। अरे यही नहीं, एक बार 1704-5 में, 5 के आसपास, वो साहू को मुक्त कराने का प्रयास भी किया, असफल प्रयास। अब आपके सामने प्रश्न, सर बालाजी आया कहां से? ये बालाजी है कौन? ये कोंकण का ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण था, और इनके पूर्वज जो है, एक समुदाय है पश्चिम तट पर, अंगारिया समुदाय। कई जगह अंगारिया ही मिलेगा, अंगारिया। और एक है सिद्धि, जंजीरा का सिद्धि, ये कोलावा में था। अंगारिया समुदाय कोलावा में था, और जंजीरा में साउथ में था, वो सॉरी पश्चिम में, जंजीरा का सिद्धि। तो मराठा का जो सबसे बड़ा दुश्मन था स्थानीय रूप से, वो था जंजीरा का सिद्धि। जलजीरा नहीं, कई खाने वाला जलजीरा समझ लो, तू तो जरूर समझेगा, जो खाते हैं ना लोग। नहीं, जलजीरा पहली बार सुनो। जंजीरा का सिद्धि, ये मराठों का दुश्मन है स्थानीय, और इसका दुश्मन था अंगारिया, और इनके पूर्वज यहां काम करते थे, अंगारिया समुदाय, यहां ऊपर वाले। तो स्वाभाविक बात है, ये मराठों का भी दुश्मन था और इनका भी दुश्मन था। जब जंजीरा ने इनको पराजित किया, तो ये भाग कर आ गए मराठों की ओर। ऐसा नहीं है, पहले से संबंध है, पहले ही मुक्त कराने का प्रयास किया, संसाधनों को एकत्रित किया। बालाजी विश्वनाथ ने साहू के लिए संसाधन जुटाया, धन्ना जी जाधव को अपनी ओर किया, यानी धन्ना जी जाधव को अपनी ओर भी किया। साहू के लिए बालाजी विश्वनाथ ने मुक्त कराने का प्रयास किया, संसाधन जुटाया। तो 1708 में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम था खेड़ा का युद्ध। यानी आपने देखा कि मुगल बादशाह ने, बहादुर शाह फर्स्ट ने, जुल्फिकार अली खां के द्वारा कहने पर छोड़ दिया अवश्य, लेकिन वो छोड़ा तो मान्यता नहीं दिया छत्रपति का, उसने ताराबाई को ही मान्यता नहीं दिया। उसने लड़ने के लिए छोड़ दिया कि मराठों में गृह युद्ध हो जाएगा और मराठा कमजोर हो जाएगा। लेकिन यह प्रयास था बालाजी विश्वनाथ का कि उसने विजयी बना दिया किसको? साहू को। अब एक समस्या हुआ, 1708 की बात है, यह बात कब है? अब साहू जो है आपको बन गया कहां? छत्रपति। 1717 7 से 4 साहू क्या बन गया? छत्रपति। लेकिन ये कहां का बना?
ये सतारा का बना, और वो भाग कर कहां चला गया? शिवाजी सेकंड कोल्हापुर चला गया। ये छोटा साम्राज्य था उसका। लेकिन साहू के पास एक समस्या है, और इसी समझना है। और बालाजी विश्वनाथ से कभी भी टिप्पणी आ सकता है, और जब आएगा, देखो टिप्पणी तो कहीं से भी आ सकता है, जब सिलेबस में है आएगा तो फिर लोग बालाजी विश्वनाथ को ही पढ़ना शुरू करेगा। बालाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या हुआ कि धन्ना जी का एक लड़का था। धन्ना जी 1708 में मर गया। धन्ना जी जो उधर से ताराबाई की ओर से आया था, इसकी मृत्यु हो गई, और साहू ने इसके पुत्र चंद्रसेन जाधव को बना दिया सेनापति। ये थोड़ा सा नाम नहीं भी याद है तो बस ये याद रखना, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है कि जाधव, चंद्रसेन जाधव को बनाया, बस इसके पुत्र को बना दिया। और ये अभी भी इसका जो भक्ति है वो ताराबाई की ओर है। धन्ना जी मर गया, उसका पुत्र को बनाया गया सेनापति, लेकिन उस पुत्र का अभी भी ताराबाई से नजदीकियां हैं। और ये बात इसे पता है। ये बात बेटा किसे पता है? साहू को पता है। साहू ने कूटनीतिकता का परिचय देते हुए एक पद का सृजन किया 1708 में, और जिस पद का नाम है सेना करते। आप बोलते हो सर सेना करते क्यों बनाया गया? सेना करते का मतलब होता है सेना को संगठित करने वाला। यह पद बनाया साहू ने, क्यों? ताकि इसको नियंत्रित किया सके, इसके पास भी सेना रहे। समझ आ रहा है? मतलब इसके बेटा को बनाया सेनापति, लेकिन ये तो इसके प्रति भक्ति है। और 1713 में बनाया गया, बालाजी विश्वनाथ को बनाया पेशवा, यानी प्रधानमंत्री। लेकिन इस बीच में जो घटनाएं हुई वो साहू को ऋणी बना दिया बालाजी विश्वनाथ के प्रति। मतलब पूरे भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी है कि जहां पे आप स्वामी भक्ति, मैंने कहा कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है, विशेषकर मध्य और आधुनिक, प्राचीन में भी, तो गद्दारी तो पूरे मुल्क, क्या पूरे वर्ल्ड में होती है, नहीं तो फिर युद्ध हो ही ना। जब गद्दारी ना हो तो युद्ध काहे को? गद्दारी तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी हुई, गद्दारी तो अजात शत्रु ने भी की। उसके अपने लोगों को भेजा और वहां जाके षड्यंत्र किया। दिक्कत क्या है कि बात यूक्रेन का है कि किसी का हो। आप कई दोस्त होते हैं, कोई किसी का झगड़ा हो तो आपने बोला कि मैं जीवन मरण आपके साथ हूं, लेकिन जब आता है समय तो आपको सोचना भी तो होता है। मैंने तो ऐसे कितने से वादा किया जब मैं स्टूडेंट था कि अब घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी साथ नहीं रहा। जब मोबाइल आ गया तो एक दो बार ऐसी झड़प हुई तो मुझे फोन किया, मैं फोन ही नहीं उठाया। कि जब भी कोई बार बार फोन करे, हाँ, क्योंकि हाँ उठाना जरूर चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि वो 2 ही 3 चीज के लिए फोन कर सकता है। या तो बार बार जरूरत कर रहा है तो पैसे मांगेंगे, या कहीं पिटा रहा होगा, या पीट रहा होगा। पीट रहा होगा तो फोन नहीं करेगा, पिटा रहा होगा तो फोन करेगा। और जब आप युवा होते हैं तो कोई लड़की का मैटर होता है तो भैया वहां से भी भाई फोन नहीं उठाया करा, मैं नहीं उठाता था। जब और बड़ा हुआ तो लगा कि किसी को जरूरत भी हो सकता है, तब लोगों की पहचान करने की क्षमता में वृद्धि हुई। मैं भी अलाउद्दीन खिलजी की ओर बढ़ने लगा, अब मैं फोन उठाना शुरू कर दिया। यहां देखो, एक समय ऐसा भी आया कि साहू को बंदी बना लिया गया था चंद्रसेन द्वारा तारा, और इसके अपने एक सीमा रक्षक था। साहू का सीमा का रक्षा करने वाला एक मिनिस्टर अपने सहयोगियों की सहायता से
चंद्रसेन की सहायता से। और तब यही बालाजी विश्वनाथ है जिसे मुक्त करता है और इसे फिर पेशवा का पद प्रदान किया जाता है। तो साहू जो प्राप्त किया, जो पद, जो गरिमा, जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, वो सॉरी ये कह रहे हैं बालाजी विश्वनाथ ने जो गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा जो कुछ ही प्राप्त किया, वो साहू की भीख नहीं थी, उसकी अनुकंपा नहीं थी या मित्रता नहीं थी, अपितु साहू की बाध्यता भी थी और एक व्यक्ति का वह सम्मान भी था जो वास्तव में वो उसके लायक था। और साहू की महानता इसमें है कि वो जब भी जिंदा रहा, इसके पूरे परिवार को, इसे चाहे इसके पुत्र हो चाहे उसके बाद, हमेशा सम्मान दिया। इवन साहू मरने के पहले भी, मैं बताऊंगा, वसीयत लिखा और उस वसीयत में उसने बोला कि वो वास्तविक चीज हो, वास्तविक सत्ता हो, मेरे बाद मेरा पुत्र नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि पेशवा जो है, छत्रपति कोई भी हो, पेशवा जो वास्तविक सत्ता है, जो वैधानिक सत्ता है, उसकी देखरेख करे। संगोला की संधि के पहले, और तभी वो मरने के बाद 1750 में एक संधि होती है और उस संधि के माध्यम से जो वास्तविक सत्ता है वह पेशवा के हाथों में आता है। तो इतिहास की सारी घटनाएं के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां हुआ किस प्रकार से कोल्हापुर में शासन कर रही है शिवाजी सेकंड, और यहां पे कौन कर रहा है, धन्ना जी, सॉरी ये क्या नाम है, बालाजी विश्वनाथ पेशवा है और ये बन गया साहू छत्रपति। लेकिन इसके एक क्वेश्चन आ सकता है यहां से, अब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये 1719 की घटना जो संधि होती है उसको नहीं पढ़ते आप। अगर ये आप नहीं पढ़े तो फिर आप ये मान लो कि मराठों को नहीं पढ़ पाइएगा। बालाजी विश्वनाथ की जो अगर जानना है उसकी क्षमता क्या थी, तो ये संधि है। अब ये संधि किससे होती है, मुगलों से संधि होती है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, सुने हैं कि नहीं। ये बात 1713 की है, पहले वहां चलिए। दो भाई है जो कहते हैं किंग मेकर ऑफ मुगल एम्पायर, सैयद बंधु, सैयद, एक हुसैन अली है और दूसरा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला खां। अब ये क्या करता है कि फर्रुखसियर को बनाता है बादशाह। लेकिन ये दोनों भाई फर्रुखसियर पर एक प्रकार से नियंत्रण किए हुए हैं। अब यहां से आपका टिप्पणी आ सकता है कभी भी, ये जो मैं बताने जा रहा हूं यहां से एक टिप्पणी आएगा, और जो बच्चा, और प्री के क्वेश्चन भी आते हैं जब प्राथमिक परीक्षा देते हो तो। अब कोई भी शासक जो थोड़ा सा स्थिति ठीक है वो चाहेगा मुक्त होना, तो हुसैन अली को भेज देता है दक्षिण का वायसराय बनाकर। कौन, फर्रुखसियर। जब उसको पता चलता है कि ये तो यार षड्यंत्रकारी है, लोग मुझे भी बनाया था, लालची आदमी है, मुझे भी अपनी सत्ता के लालच से मुझे बना दिया, दक्षिण में वायसराय बनाकर भेज दिया। किसको, एक भाई को, सॉरी हुसैन अली को, ये तो वजीर है। सुनना ध्यान से। और यहां पे चिनक्लिच खां, चिनक्लिच खां और सादत खां भी है। अभी दो है तुरानी, दरबार में दो तुरानी है। तुरानी समुदाय है। एक का नाम है चिन, बहुत सुंदर नाम है, किलिच,
चीन विन क्लिच। और दूसरा व्यक्ति है, अवध का बाद में स्थापना किया, सआदत। शहादत मत लिख देना, खां। ये दोनों भी सपोर्ट करता है बाद में जाकर किसको? मोहम्मद अली को। किसके विरुद्ध? सैयद बंधु के विरुद्ध। तो अभी लोग छोटे छोटे पदों पे सुनना, जब 1719 में आएगा तो इसका दोनों का विरोध करता है। मैं क्यों बता रहा हूं, सुनना। तो फारुखसियर क्या किया, वो दक्षिण में भेज दिया हुसैन अली खां को, और अब्दुल्ला खां को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। अब ये दो आदमी है जो धीरे धीरे उत्थान हो रहा है इन लोगों का, और बाद में यही दोनों मिलकर मोहम्मद अली वो के साथ, रंगीला के साथ इन दोनों को खत्म करवाया था। अब दरबार में षड्यंत्र चल रहा है। सच बताए, औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात मुगल जो दरबार है, मुगल सत्ता, वो किसी वैभव नहीं अपितु पतन का प्रतीक है। षड्यंत्र का केंद्र बन जाता है। शासक कठपुतली है अपनी वजीर या सेनापति के हाथों में। मीर बख्शी या वजीर के हाथों में क्या है? कठपुतली है, नाम मात्र का शासक है। सच बताया। और यही वजह है कि प्रत्येक शासक या तो व्यसनी है, या रंगीला है, या उसमें कुछ इस प्रकार के कोई ऐसा ऐब है जो सत्ता जो है, जो राजत्व है, और कमजोर हो जाता है। मतलब आप सोचो कि ऐसा ऐसा शासक बना मुगल में, इसके पश्चात वो नंगा नाच कर रहा है, वो नंगा आता है दरबार में, स्त्रियों के कपड़े पहन के चले आते हैं। कभी आप जब सोचते हो कि एक अकबर, औरंगजेब, क्या वैभव था, शाहजहां, पूरा दुनिया में तूती बोलती थी, और उसके आज बच्चे स्त्रियों के कपड़े पहन के आ जाए, और नर्तकियों के साथ प्रेम, वेश्याओं के साथ वार्तालाप, प्रेम में मग्न है, किन्नरों से उसकी मोहब्बत है। यह शासक का काम नहीं है। जब जब किसी भी देश में, किसी भी काल में जब ऐसे शासक होते हैं, ताज, साज और समाज सभी का पतन हो जाता है। सोचो। अब सोचा क्या, अब्दुल्ला ने सोचा कि यार देखो, कुछ तो किया जाए, जरूरी है। तो इसी समय एक संधि होती है, और संधि होती है, देखो क्या, वो अपने आप को अकेला पाता है। तो वो, अच्छा, फारुखसियर भी चाह रहा है कि मराठों का समर्थन लिया जाए। तभी अब्दुल्ला सोचता है कि अगर हम मराठों से एक संधि कर ले, क्योंकि मराठा भी चाह रहा है कि हमें छत्रपति के रूप में मान्यता मिले। मराठा चाह रहा है, साहू, कि हमारी मां मेरी मुक्त हो जाए, मेरी मां मुक्त हो जाए। समझ आई बात? मतलब साहू क्या चाह रहा है कि उसकी मां मुक्त हो जाए, और इसके लिए वो मराठा जो है मुगल को सपोर्ट कर सकता है। मानते हैं कि नहीं? मुगल को सपोर्ट कर सकता है कि भाई मुगलों को जरूरत भी है। अभी अब्दुल्ला खां सोचता है कि अगर मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊं तो मेरा भाई को वापस बुला लेंगे दरबार, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है, और ऐसे में मराठा हमारा समर्थन कर सकता है। समझ आ रही बात? कि ये जो संधि होती है 1719 में मुगलों से, तो एक दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में, जरा ध्यान देना, और ये अभी दिल्ली में है, समझना। तो ये चाहता है कि इसे वापस बुला ले, हम मजबूत हो जाए, और मराठों का समर्थन चाहिए इसको। क्यों? ये चाहता है इसको हटाना, किसी दूसरे को लाना। तो मराठों से एक संधि होती है, और इस संधि में देखिएगा क्या होता है पता है? कुछ प्रावधान है। अगर जिसे प्रावधान याद है तो बालाजी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे प्री में, मराठों से भी, और आईएएस के ऑप्शनल में बालाजी विश्वनाथ से क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे इस संधि से क्वेश्चन आएगा। देखो अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है जहां से पहले कभी नहीं आए। साहू को छत्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा।
पहला पॉइंट। यानी पहले जो साहू को 1707 में मुक्त किया था उसे छत्रपति के रूप में स्वीकार नहीं किया था, अब साहू छत्रपति बन जाता है, मतलब छत्रपति के रूप में मान्यता मिल जाती है। दूसरी बात, बोलता है इसकी माता को मुक्त कर दूंगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं है। माताएं तो आती है जाती है, क्या फर्क पड़ता है। माता को मुक्त कर दिया, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है। महत्वपूर्ण है कि दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत, वहां चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल जाता है। 6 प्रांत है दक्कन में, दक्कन के 6 प्रांत में मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल जाता है। चौथ था पूरे राजस्व का 1/4 और सरदेशमुखी पूरे राजस्व का 1/10, ये दोनों मिल जाता है। यानी इस संधि ने आर्थिक दृष्टि से मराठों को मजबूत बना दिया। मराठों को अभी क्या चाहिए था? वित्त चाहिए था, आर्थिक संसाधन की आवश्यकता थी, और इस संधि ने मराठों को क्या किया? मजबूत कर दिया। वो जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ण कर दिया। आई बात समझ में? ये एक बहुत बड़ा। बदले में क्या चाहिए उसे? मुगल को क्या चाहिए? हां, कि आवश्यकता पड़ने पर आप 15,000 की सेना दोगे। आवश्यकता पड़ने पर 15,000 की सेना। बोला ठीक है, आवश्यकता पड़ेगा तब ना। अभी तो वादा कर लो। देखो भाई, अभी और दूसरा क्या है? दूसरी चीज, वो दूसरी चीज है कि मुगलों को ये 10 लाख का राजस्व देगा प्रत्येक साल। मतलब कर के रूप में मराठा जो है कर के रूप में मुगल को देगा, एक नजराना के तौर पर। अरे तुम्हें मिला भी तो है, दक्कन के 6 प्रांत, वहां का तुम सूबेदारी मिल गई, मतलब तुम्हें राजस्व मिल गया एक तरह से। समझा रहा है बेटा? तो आर्थिक दृष्टि से इसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, द माइलस्टोन ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा जो साम्राज्य है उसके इतिहास में एक मील का पत्थर, एक मैग्ना कार्टा है। यहां से मराठा अब ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब नीचे तो बाद में आता ही है, जो हर साम्राज्य के साथ होता है। तो यहां से सवाल आएंगे, और इसके प्रावधान जो हैं, इसके जो प्रोविजन है, ये महत्वपूर्ण है। 4-5 याद रखिएगा। अगर बालाजी विश्वनाथ का से क्वेश्चन आएगा मेंस में, वो जो ऑप्शनल में अगर आए, टिप्पणी आए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बच्चे कहां दिक्कत में आ रहे हैं, चाहे ऑप्शनल हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ हो, नंबर कम आने का वजह बता रहे हैं। वो उन्हीं टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं जो अक्सर आ रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि आप 2-3 साल 4 साल का प्रश्न देखोगे, तब वहां जो प्रश्न पूछा जा रहा है जो आप पढ़ते हो उसी में से, लेकिन उस डायमेंशन को छोड़ दिया गया था। जैसे आपको मैं हिस्ट्री का ही चर्चा करता हूं, पहले कभी भी ट्रेड यूनियन से सवाल नहीं आते थे इस प्रकार से ज्यादा। ट्रेड यूनियन आ रहा है। कभी भी आप देखोगे, जैसे आप पढ़ते हो टीपू सुल्तान और वो पढ़ाएं और बक्सर पलासी, तो द्वैध शासन से डायरेक्ट सवाल पहले कभी इस टाइप से बहुत कम आते थे, अब आएंगे। कांडवालिस विलेजली से तो हमेशा आया, अब अच्छा जोर करा रहे हैं सवाल। जैसे मैंने इलाहाबाद को, उसकी संधि को जोड़ दिया कहां से? श्रीरंगपट्टनम से। छोटे छोटे साम्राज्य पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब भाई सवाल कितना, वही सवाल तो बार बार पूछेगा नहीं।
तो नए सवाल आएंगे। तो अगर बालाजी का अगर किया जाए मूल्यांकन तो बताना पड़ेगा, एक सैनिक दृष्टि से एक महान संगठन करता, पेशवा भक्त, सॉरी ये छत्रपति भक्त, यानी राज्य के प्रति उसकी क्या एक श्रद्धा सम्मान। वो साहू नहीं भी होता तब भी कोई दूसरा भी होता तो उसको वही सम्मान देता। वो स्वामी भक्त, एक उच्च कोटि का प्रधानमंत्री, महान कूटनीतिज्ञ, जिस प्रकार से उसने धन्ना जी को अपनी ओर किया, जिस प्रकार से साहू को मुक्त कराया, और जिस प्रकार से 1719 में एक संधि के माध्यम से मराठों को वित्तीय और राजनीतिक रूप से सर्वोच्चता प्रदान किया, वो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति ही तो कर सकता है कि नहीं बेटा? ऊपर से वो मराठों की कमजोरी को भी जानता था। तो भी जो बालाजी विश्वनाथ का जो है, जो आप मतलब है जो चरित्र है, एक मराठा साम्राज्य बाद में बना, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बालाजी विश्वनाथ नहीं होता तो जितनी सहजता से साहू को विजय मिली ताराबाई के अगेंस्ट, वो विजय नहीं मिलता। यानी कहीं ना कहीं एक आधार प्रदान किया साहू के साथ मिलकर इसने, और यही वजह है कि साहू पूरे जीवन भर, संपूर्ण जिंदगी में बालाजी विश्वनाथ के प्रति वो कृतज्ञता बार बार प्रकट करता रहा। तो ये जो दोस्ती है दोनों की, वो अद्भुत है सच में। मतलब एक शासक और एक अधिकारी, एक मंत्री कह सकते हैं, मंत्री की जो ये संयोजन है, वो भारत, आधुनिक भारत में विरले ही मिलता है। आप खोजोगे तो जल्दी मिलेगा नहीं। कहाँ खोजोगे आप? जैसे शिवाजी जब बनते हैं तो शिवाजी के समय मोर पिंगले वगैरह थे, ये सब बहुत हेल्प किया उनको। अभी मरता है तो सत्ता किसे दिया जाए, तो इसका एक लड़का होता है जिसका नाम है, क्योंकि सत्ता अभी पैतृक हुआ नहीं था, इनके मृत्यु के बाद पैतृक बनाया जाता है, लेकिन पहले संघर्ष होता है आपस में। लड़का 19 वर्ष का है, अभी तो 20 भी नहीं हुआ। नाम क्या है उसका? बाजीराव फर्स्ट। 1700, ये बात है 20 की, 1720 की। यानी आपको मैं एक नया चीज बताया कि बालाजी, मैं लिखवाऊंगा उसको जरूर, बालाजी विश्वनाथ से प्री, ये ऑप्शनल मेंस में नए क्वेश्चन आ सकते हैं, टिप्पणी, एकदम ध्यान रखिएगा। अब ये बाजीराव, यहां से भी सवाल आएंगे टिप्पणी, यहां से दिव्य टिप्पणी एक लिखवाऊंगा मैं, बाजीराव फर्स्ट। अंग्रेज इतिहासकार ने भी वर्णन किया है इनके बारे में। बस चूंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है तो मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं इसके बारे में। अगर मैं 2-4 लाइनें बोलूं, चूंकि एक महान शासक, पेशवा, मराठों को संगठित करने वाला, व्यवहारिक भी है, एक व्यवहारिक शासक भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, साम्राज्य निर्माता और विस्तार करने वाला भी है, अपनी सेना को जोश भरने वाला भी है। जोश समझते हैं? हाँ, उत्साही सेना नायक भी कह सकते हो। प्यार और परिवार दोनों में एक शासक के तौर पर समन्वय करने वाला भारत के उन बिरले शासकों में से एक निरपेक्ष शासक। हालांकि वो हिंदू पद पादशाही के अनुसार, हिंदू आदर्शों के अनुसार शासन करना चाहता है, और शिवाजी के बाद इसे द्वितीय संस्थापक भी बोला जाता है, लेकिन निरपेक्ष शासक है। जिस प्रकार से मस्तानी से प्यार किया, एक
मतलब एक मुसलमानी होने के बावजूद, एक मुसलमान समुदाय से संबंधित होने के बावजूद, और एक ब्राह्मण समुदाय का होने के बावजूद उसने विवाह किया, उसे वो सम्मान दिया। अनेक आरोप प्रत्यारोप लगने के बावजूद भी उसने न तो पत्नी का साथ छोड़ा, न प्रेमिका का साथ छोड़ा। और इसमें दोनों के बीच जो सबसे अद्भुत काम किया वह व्यक्ति था साहू। इतिहास में इसे इसलिए जाना जाएगा क्योंकि ये अपने जीवन में इतनी बड़े पैमाने पर लड़ाइयां लड़ी, और जब ब्रिटिश इतिहासकार भी कहते हैं कि कहीं पराजित नहीं हुआ, पराजित नहीं होता। चाहे मालवा हो, गुजरात हो, निजाम हो, कृष्णा से अटक तक जो स्लोगन दिया, जब ये मुगलों के विरुद्ध कहता है कि अब चलते हैं, हमने कहा ना बहुत जोशीला है, ये उत्साही भी है, जो बाबर की तरह गुरु था इसमें। सेना को भाई बाबर ने पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जोश भरा किसी ने विपरीत परिस्थिति में, तो अगर 5 शासक को चुनिएगा तो उसमें बाबर जरूर आएगा। कि लड़ने जा रहा है खानवा के मैदान में एक ऐसा शासक से जिससे खौफ खाता है हिंदुस्तान, और वहां पे एक छोटी सी सेना लेकर, उसके पास क्या था, कुछ नहीं सिवाय जोश के, और वो जीत गया। सब चीज हो, लेकिन मतलब आप सब चीज है। सेना जब आप क्या होते हैं, जब बहुत मजबूत शासक से लड़ते हो तो भाई हमारा सेना डर जाता है ना देख के, किसी के पास मतलब और बाहर से आया है, अभी इतना ज्यादा लड़ा भी नहीं, और एकाएक तुम्हें लड़ने के लिए बोले खाली द ग्रेट से, तो जोश के अलावा कुछ नहीं बचता आपके पास, है ना। तकनीक तो हमेशा रहेगा साथ आपके, जोश के साथ साथ होश भी जरूरी है। मतलब एक ऐसा शासक जब वो मोटिवेट करता है, बोलता है कि अब समय आ गया कि मुगलों के इस जर्जर वृक्ष पर प्रहार करे, मुगलों के इस जर्जर जो तना है उसे प्रहार करे, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। तो साहू कहता भी है कि आप ऐसा कर पाओगे क्योंकि आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। तो यहां से सवाल आएंगे आपके, बाजीराव से आपके सवाल आएंगे और जो है टिप्पणी बनेंगे। आपको मराठा में जो सवाल पूछा जाएगा मैं बता दूं, टिप्पणी अगर पूछेगा तो जो बच्चे हैं देखिए, अगर व्यक्तित्व से सवाल आएगा, व्यक्तित्व से मैं बात कर रहा हूं 1707 के बाद, न्यू ट्रेंड में अगर मैं बोलूं तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, माधवराव, ये वो माधवराव, मैं कहा नहीं बस थोड़ा थोड़ा जान लोगे तो लिख दोगे सबके बारे में। इसके बाद ये मेन है, जब उधर आओगे घटना में पूछोगे तो एक संगोला की संधि है, 1750। अब ऐसे प्रश्नों पे काम करना है आपको, और ये 300 प्लस नंबर आ सकता है आपको आराम से, 325 भी आ सकता है, 300 प्लस आसानी से आ सकता है, लेकिन ये आपको ये काम करना पड़ेगा। संगोला के बाद कौन सी है? आप देखिएगा वो उधर आएगा, सलवाई 1782, ये यहां से आएगा। बेसिन, छत्रपति का पद था लेकिन वो किले में रहेगा, 17 में, इसका केंद्र हो गया पेशवा का पूना।
वरना से भी आप देख सकते हैं, इनके बाद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है, फंसा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अगर घटना में पूछा जाए, ये संधि है। ये युद्ध में पूछा जाए, जैसे एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूं मैं, एक टिप्पणी पूछेगा बालाजी विश्वनाथ से, एक स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार से वालपोल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और उसके काल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद को प्रतिष्ठा और गरिमा मिली, ठीक उसी प्रकार पेशवा पद पहले से था, लेकिन साहू के काल में बालाजी विश्वनाथ ने उसको नए तरीके से परिभाषित किया और नया जो है गरिमा, उस पद को एक नए तरीके से गरिमामय किया। ये सवाल आएगा वहां से जोड़कर, समझ रहे हैं? तो कल हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें जो हैं, चूंकि है कि वो नए टॉपिक है वो, है ना। और कल जो मैं क्वेश्चन लिखवाया हूं टीपू और हैदर पर, जो मैं लिखाया हूं टिप्पणी के लिए, कृपया करके, मुझे उम्मीद है कि आप लिखकर मुझे दिखाओगे, है ना। बाकी कभी कोई किसी को दिक्कत है, कोई बच्चे, तो मैं बता दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पे आप कॉपी भेज सकते हो। कोई बच्चा जो ऑनलाइन है 798385 और कोई सवाल ही पूछना हो तो, कोई भी क्वेरी हो, या इस पे आप इसी भेज देना, 10 देखने से अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं 9 बजे नेट, है ना। आप लोगों का शुक्रिया, बाय, टेक केयर।